हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है और यहाँ पर हम लोग इस जो है कक्षा 7 में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका 700 ईस्वी से स्टार्ट है। तो मैंने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज आज हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम में जहाँ भी एनसीईआरटी आता है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पेपर देख रहे होंगे और ये समझ लीजिए कि पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, आ तो एनसीईआरटी से ही रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं फिर उनका क्वेश्चन नहीं हो पाता है, फिर जो है गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग पहले ही एसएसटी का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी का जो क्वेश्चन बाकी का जो होगा वो आप बाद में कर लेना। अभी कम से कम आप एसएसटी तो कहानी के रूप में पढ़ते चलिए, ताकि आपका हर एग्ज़ाम के लिए ये तैयार हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। इसमें आप हम लोग 12वीं से 15वीं शताब्दी के अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में कौन कौन से राजा हुए, दिल्ली पर किस तरह शासन किया उन्होंने, कैसे अपना आधिपत्य स्थापित किया, कैसे उन्होंने राज्य चलाया। ठीक है, सैनिक व्यवस्था, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि दिल्ली जो है वो आपका 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। कब बना? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 13। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि तोमर, ठीक है, जो तोमर थे, तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। कब? 12वीं शताब्दी के मध्य में। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। अब तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहा करते थे। उन्होंने क्या किया? मंदिर का निर्माण कराया और देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी उस समय ढाले जाते थे, ठीक, जो काफी प्रचलन में थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 13वीं सदी के आरंभ में इस सल्तनत की स्थापना हुई। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? एग्जाम में पूछ लेगा तो 13वीं सदी में हुई। और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है सुल्तानों ने बहुत सारे नगर भी बसाए, जैसे आपका ये देहली कोहना आ जाता है, जहाँ पना आ जाता है, सीरी आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक तालिका दी गई है दिल्ली के शासक के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका राजपूत वंश के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर राजपूत वंश के बारे में है। तो इसमें जो है सबसे पहले तोमर हुए। तो तोमर का आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 था। तो इसमें आपका अनंगपाल आए। अनंगपाल ने 1130 से 1145 तक जो है अपना राज्य चलाया। इसके बाद चौहान आए। चौहान में सब जो है इम्पोर्टेंट जो है आप पृथ्वीराज चौहान हुए। और चौहान का समय क्या था? 1165 से 1192 था। और पृथ्वीराज चौहान का समय 1175 से 1192 था। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका प्रारंभिक तुर्की शासक आए। इनका समय 1206 से 1290। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, 1206 से 1210 हुए। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, 1210 से 1236। रजिया आई, 1236 से 1240। गैसुद्दीन बलबन आए, 1266 से 1287। याद रखिएगा, लगभग 1290 के अंतर्गत थे ये लोग। इसके बाद देखिए 1290 से 1320 तक आपका खिलजी वंश चला। अब इसमें जलालुद्दीन खलजी हुए 1290 से 1296। अलाउद्दीन खलजी हुए 1296 से 1316 हुए। ठीक, इसके बाद आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में 1320 से 1414 इसके अंतर्गत शासन चला। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आया सबसे पहले 1320 से 1324। फिर मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388।
इसके बाद जो है शैयद वंश आया। शैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451 रहा। फिर खिज्र खान 1414 से 1421 रहा। फिर लोधी वंश आया आपका 1451 से 1526, ये आपका लोधी वंश रहा। पहलो लोधी आए इसमें 1451 से 1489 तक। ठीक है, ये तो रहे आप लोग आपके राजवंश। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली। तो देखिए, सुल्तानों के अधीन दिल्ली जब थी तो यहाँ पर एक जो है इतिहास लिखा गया, उसमें तारीख और तवारीख है। ये दो हैं, तो तारीख जो है आपका एक वचन के अंतर्गत आता है, तवारीख में बहुवचन होता है। तो देखिए, ये जो है ये आपका एक तरह का इतिहास है, तारीख और तवारीख, जहाँ पर सारी चीजें एकत्रित मिलती हैं, लिखी हुई मिलती हैं। तो ये लिखा किस में गया? ये आपका फारसी भाषा में लिखा गया। ठीक, और किसके काल में? सुल्तानों के शासन काल में लिखा गया। ये जो है लिखा गया किसके काल में? तारीख और या फिर तवारीख, ये आपका सुल्तानों के काल में फारसी भाषा में लिखा गया। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बता देना। बाद में तवारीख के लेखक जो थे वो आपका सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक, ये लोग वहाँ की घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे कि प्रशासन कैसे चलाया जाए। ठीक है, राज्य को कैसे चलाया जाए, वहाँ का प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो ज़्यादातर ये लोग न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इसके बाद देखिए, हम लोग आगे चर्चा करेंगे न्याय चक्र के बारे में। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिएगा कि 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा है। क्या लिखा है? यही इस न्याय चक्र के बारे में लिखा है कि राजा का काम सैनिक से पड़ता है। ठीक, मतलब राजा का काम बिना सैनिक के नहीं हो सकता। इसी तरह सैनिक का काम बिना वेतन के नहीं होगा। अब वेतन जो है वो किससे मिलेगा? किसानों से मिलेगा। तो इसलिए कुछ जब किसान कर देंगे तभी तो राजस्व देंगे, तभी तो वेतन मिलेगा। और लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? किसान को जो है खुशहाल और प्रसन्न होना चाहिए। तब जब वो खुश और प्रसन्न रहेंगे, उनकी किसानी खेती अच्छी होगी, तो वो आसानी से जो है राजस्व चुका सकेंगे। ठीक, तो इसलिए जो है राजा को न्याय और ईमानदार प्रशासन, राजा का कैसा होना चाहिए प्रशासन? ईमानदार और न्याय होना चाहिए वहाँ पर। ठीक, इसलिए वहाँ पर इन सब को बढ़ावा दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए होते हैं, जैसे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद तो जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में जो भेद होता है वो लिंग भेद होता है। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि जो तवारीख लोग होते थे, ठीक, पहले तो ये बहुवचन का कार्य है, बहुवचन में आता है। और जो तवारीख लोग होते थे, ये जो है ज़्यादातर गांव में नहीं हुआ करते थे। ठीक, ये लोग गांव में नहीं रहते थे। वे अक्सर जो है अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में जो है वो लिखा करते थे, इतिहास लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक, कि लिंग भेद करो, ये भी सलाह देते थे कि लिंग भेद करो और जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में। ठीक, लेकिन कुछ लोग जो थे उनकी जो है ये जो उनके विचार थे उससे सहमत नहीं थे। हम लोग आगे 1236 के बारे में चर्चा करेंगे कि इस समय जो है एक राजा हुए, एक सुल्तान हुए, इल्तुतमिश। उनकी बेटी का नाम था रजिया। वो सिंहासन पर बैठी। तो उस समय जो है ऐसा था कि लिंग भेद की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो उसी उसी के अंतर्गत ये जो है चर्चा की जा रही है कि ये जो रजिया थी वो अपने भाइयों में अधिक बुद्धिमान थी, मतलब अधिक योग्य थी। तो इसलिए जो है उनको इल्तुतमिश ने रजिया को शासक बना दिया, सुल्तान के रूप में जो है घोषित कर दिया। लेकिन क्योंकि वो एक लड़की थी, ठीक है,
क्योंकि वो एक लड़की थी, इसलिए जो है लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और इस चीज़ को जो है एक इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज, इन्होंने स्वीकार किया है। ये भी स्वीकार किया है कि वो अपने भाइयों में सक्षम थी, लेकिन बाद में ये भी कहा है कि वो एक रानी को मतलब रानी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। ठीक, वहाँ के लोग जो थे, दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। मतलब दरबारी भी उनके अगेंस्ट थे, रजिया के, और ये जो इतिहासकार हैं वो तो थे ही थे। ठीक, तो सन 1240 में उनको जो है सिंहासन से हटा दिया गया, इसी लिंग भेद के चलते। इसके बाद देखिए रजिया के विषय में कुछ चीजें हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और वहां पर एक रानी हुई थी रुद्रम्मा। और रुद्रम्मा और रजिया जो थी, इनके जो है इनका व्यवहार जो है वो एकदम विपरीत था। ठीक, इन दोनों का। रुद्रम्मा जो थी वो अपने आप को पुरुष बताती थी, मतलब पुरुष लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया उन्होंने। ठीक, और इसके बाद जो है एक और महिला शासक हुई कश्मीर की रानी दिद्दा। तो इन्होंने 980 से 1003 के बीच जो है शासन किया, और रानी रुद्रम्मा ने 1262 से 1289 तक किया। तो उसके बाद मतलब इनको दीदी का भी नाम दिया गया, इसलिए जाहिर है कि प्रजा जो है अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक, हो सकता है इनको एक्सेप्ट कर लिया हो। इसके बाद खलजी और तुगलक वंश के बारे में के प्रशासन के बारे में आगे चर्चा करी गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जैसा विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। ठीक, वहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, तो उसके लिए प्रशासक और सूबेदार की जरूरत थी। तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में सुल्तान हुए थे इल्तुतमिश, इन्होंने जो है एक नया जो है काम स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया था कि सामंतों और जमींदारों के स्थान पर जो वहाँ पर गुलाम रखे थे, उन गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे वो। उनको ऐसा लगता था कि गुलाम हैं तो ये तो मेरे रहमो करम पर चलेंगे ही चलेंगे, मतलब वो मेरे ऊपर निर्भर ही हैं। तो वो जो है उनको जब बड़ा पद दिया जाएगा, जब एकदम छोटे गुलाम को एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, तो वो और अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक, वो हम और विश्वास पात्र हो जाएंगे, वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे, ऐसा इल्तुतमिश को लगता था। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कि इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। याद रखिएगा, फारसी में इनको बंदगा कहा जाता था, और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक, और ये लोग को जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से इनको प्रशिक्षित भी किया जाता था। ठीक, ऐसा नहीं इनको प्रशिक्षित भी किया जाता था, ये पूरी तरह से प्रशिक्षित हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक, ये गुलाम के बारे में कहा गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, जिस तरह इल्तुतमिश ने गुलामों को इस प्रकार जो है पद देना स्टार्ट कर दिया था, सूबेदार बनाना, इसी तरह जो है आगे जो खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। ठीक, ये लोग भी बंदगा का इस्तेमाल, यहाँ पर देखिए बंदगा की चर्चा की गई है कि गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ठीक, और यहाँ पर देखिए
अब गुलाम नहीं है, यहाँ पर बंदगा का प्रयोग किया गया है कि खलजी और तुगलक शासक भी इनका जो है बंदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर, निम्न वर्ग के लोग जो होते थे, आश्रित लोग होते थे, उनको भी राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक, मतलब उनको भी सेनापति और सूबेदार बनाते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि इससे जो है अस्थिरता पैदा हो गई। ये गुलाम लोग जो होते थे, ये मतलब जिन्होंने इनको गुलाम बनाया है, जिन्होंने इनको सूबेदार बनाया है, केवल अपने जो मालिक होते थे उनको ही जो है अपना सब कुछ मानते थे। अगर उनके उत्तराधिकारी आ गए तो फिर तो नहीं मानते थे उनको। ठीक, ऐसा कहा गया है कि जो गुलाम और आश्रित होते थे वे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। ठीक, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक, उनके बीच जो है अस्थिरता आ जाती थी। और जो है एक और चीज आई कि सुल्तान जब निचले लोगों को जो है ऐसा संरक्षण देने लगे तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको भी जो है गहरा आघात लगा। ठीक, और आगे कहा जा रहा है कि फारसी तवारीख के लेखकों ने, जो लेखक थे, उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक, इस पर तवारीख ने आलोचना की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, अब देखिए यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मन का तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालिक को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। किसने? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। ठीक, मतलब बहुत सारे शासकों ने इस नियम का पालन किया। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि जो पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जैसे पहले के सुल्तान करते थे उसी तरह खिलजी और तुगलक के शासक ने भी उसको किया, आगे कंटिन्यू किया। और कैसे किया देखिए, जो सुल्तान लोग हुआ करते थे ये क्या करते थे? सैनिक रखते थे, सेना नायक रखते थे। तो अब सैनिकों, युद्ध में तो उन्होंने सैनिक का यूज किया, अब क्या उनको छोड़ देंगे? तो इसलिए क्या करते थे कि उनको जो है भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के अलग अलग जगहों पर भेजते थे और वहां पर उनके सूबेदार को नियुक्त करके भेजते थे। ठीक, एक सूबेदार बनाते थे और कुछ सैनिकों की टुकड़ी को वो लोग भेजते थे। और ये इलाके जो है, जिस इलाके में भेजते थे, उसको इक्ता कहा जाता था। ठीक, वो इक्ता कहलाते थे। और जो वहां पर इन इन सभी को संभालते थे उनको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। ठीक, और ये जो मुक्ति था उनका फर्ज क्या होता था कि जो सैनिक अभियान है उनका नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। ठीक, ये लोग क्या करते थे? सैनिक की सेवा कैसे करते थे? मतलब वो लोग जो सैनिक की, देखिए इनमें जो मुक्ति होते थे वो क्या कहते थे? सैनिक की सेवा करते थे। तो इसके बदले में जो वेतन के रूप में ये लोग वहाँ के इलाके से जो राजस्व वसूल करते थे यही उनका वेतन होता था। ठीक, और राजस्व के रूप में जो उनको रकम मिलती थी वो क्या करते थे? वो अपने सैनिकों को भी तनख्वाह में भी, मतलब अपने वेतन भी लेते थे उससे, और
सैनिक को तनख्वाह भी देते थे। ठीक, अब सैनिक को टुकड़ी को लेकर गए हैं तो सभी सैनिकों की जो है व्यवस्था का ध्यान रखना उनका फर्ज होता था, दायित्व होता था। तो ये मुक्ति लोग क्या करते थे, ये वहाँ के लोगों को जिस मतलब एरिया में जाते थे वहाँ के लोगों से क्या लेते थे, राजस्व लेते थे, उसी से अपना अपना भी वेतन लेते थे और जो सैनिक लोग होते थे उनको भी देते थे। और ये मुक्ति लोग जो होते थे इनको भी काबू में रखना मतलब काबू में रखा जाता था। मतलब इनको भी क्या किया जाता था, काबू में रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका बनाया गया था कि उनको जो है ये उनका जो मुक्ति रखा गया है उनको ये वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको मुक्ति रखा गया है तो फिर उनके पुत्र को भी मुक्ति में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वंश परंपरा उनकी नहीं चलाई जाती थी और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले और इसके बाद क्या होता था, इन उनका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था। ठीक, ट्रांसफर कर दिया जाता था यहाँ से वहाँ। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इस कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए जो राजस्व होता था उसकी रकम का सब हिसाब लिया जाता था। ठीक, और उसका जो है राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक, हिसाब कौन लेता था, जो लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये लेखाधिकारी मुक्ति से वो लोग क्या राजस्व ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, इन सब का हिसाब रखते थे। और उनको ये भी मतलब बताते थे कि आप लोग जो है यहाँ से जो निर्धारित कर किया गया मतलब निर्धारित कर जो आपको कहा गया है उतना ही आप लोग वसूलें। ठीक है, जैसे सैनिक है उसी के हिसाब से। अब इसमें देखिए आगे कह रहे हैं कि इसके बाद दिल्ली के सुल्तान शहरों के दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए। तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में क्या क्या हुआ कि जो भू राजस्व का निर्धारण है और वसूली है ये उनके राज्य के नियंत्रण में आ गया। और इससे क्या हुआ कि जो सामंत लोग थे, वहाँ के स्थानीय सामंत थे, उन वो लोग जो कर लगाते थे उनसे ये अधिकार छीन लिया गया। और ये मतलब वो लोग ये कहने लगे कि तुम भी कर चुकाओ। ठीक, जो सामंत लोग कर लेते थे उनसे ये अधिकार तो छीन ही लिया गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि तुम भी अब कर चुकाओ। सुल्तान के प्रशासक के जमीन की पैमाइश की। सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान के प्रशासक ने जमीन की नाप करवाई। ठीक, वहां पर पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो है राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। ठीक, ये भी करने लगे वहाँ के जमींदार जो थे। इस तरह से 3 तरह के कर थे। पहला जो था वो आपका कृषि पर, ठीक, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज के लगभग 50% होता था। उसके बाद मवेशियों पर लगाया गया, फिर घरों पर लगाया गया। ठीक, ये 3 तरह के कर थे। देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान थे इनका अधिकार पूरे उपमहाद्वीप पर नहीं होता था। ठीक, पूरे उपमहाद्वीप पर नहीं होता था इनका अधिकार। इसलिए जो है दिल्ली से हर मतलब थोड़े ही जगह पर इनका जो है कब्जा होता था। इसलिए ये दूर दूर की जगहों पर ये नियंत्रण नहीं रख पाते थे। ठीक, नियंत्रण रखना कठिन होता था। और जैसे दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। मतलब जैसे कहीं उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया, उन्होंने अपने जो है नियंत्रण में वो जगह ली, लेकिन वहां से कुछ समय के बाद वो लोग चले आए तो वो क्या हो जाता था, स्वतंत्र हो जाता था। यहाँ तक कि जो गंगा के मैदानी इलाके के भी जो घने जंगल थे वहाँ भी जो है सुल्तानों ने क्या की थी, अपनी
मतलब अपनी टुकड़ी को, अपनी सेना को वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो भी वहाँ पर कब्जा करने में अक्षम थी। ठीक। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे। वो लोग क्या करते थे, जोर जबरदस्ती कर इलाके पर अपना अधिकार जमा लेते थे, लेकिन फिर क्या होता था, फिर वहाँ के लोग जो है स्वतंत्र हो जाते थे। उनका जो अधिकार था वो कुछ दिन तक रहता था, उसके बाद फिर वो लोग स्वतंत्र हो जाते थे। यहाँ पर कुछ कर के बारे में चर्चा की गई है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए, जैसे खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर। ठीक। इस धन का 1/5 सुल्तान का एवं 4/5 सैनिकों का होता था। और जकात, यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। ठीक। इसे सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। इसके बाद जजिया कर के बारे में सुना होगा। देखिए यहाँ पर, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल से इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को अलग कर के रूप में संग्रहित किया। ठीक। यहाँ पर स्रोत बताया है कि यूएनडे 1959 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तनत, किताब महल प्रकाशन इलाहाबाद। अरे ये तो यहाँ से लिया गया है। ठीक। ये जो बताया गया यहाँ पर इन सब के बारे में लिखा गया है, यहीं पर ये संग्रहित है। इसके बाद देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को के 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में देखिए यहाँ पर, कहाँ से आया था ये, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ठीक। कहाँ है मोरक्को, अफ्रीका में है। ठीक। ये इसने सरदार के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें बताई हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट जान लीजिए कि ये मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है। अब यहाँ पर आगे चर्चा की जा रही है कि जो चंगेज खान थे, उनके नेतृत्व में जो मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। ठीक। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। मतलब दिल्ली सल्तनत की क्या कर दिया, उस पर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। ठीक है। मंगोल लोग अधिक आक्रमण करने लगे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इसके बाद आगे हम लोग 15वीं से तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। कब तक रहा, 1526 तक। तुगलक वंश के बाद 1526 तक जो है दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए, नए नए शासक उठने लगे। ठीक। स्वतंत्र मतलब एक अलग अलग शासक। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राजफल फूल रहे थे, मतलब उनका स्टार्टिंग ही हो रहा था। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। और यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा की गई है कि शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556
शासक को चुनौती दी और परास्त भी कर दिया। मतलब शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त कर दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश से केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक, तो ये रहा आपका चैप्टर जो इजीली ख़त्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमने सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली है। यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की, तो सबसे पहले आपका तोमर ने। ठीक, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो वो आपका फारसी थी, आपने भी पढ़ा। ठीक है, किसने शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, और इसके बाद जो है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, तो ये आपका अफ्रीका मोरक्को से आया था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा अफ्रीका मोरक्को। इसमें आपका ये थर्ड वाले में आपका अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ठीक है, खलजी आ जाएगा। इसके बाद जो है आगे क्या है, न्याय चक्र के बारे में पूछ रहे हैं कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। तो देखिए न्याय चक्र में क्या है, क्योंकि राजा को जो है सैनिक की जरूरत पड़ती है, सैनिक को वेतन की जरूरत पड़ती है, वेतन को किसान की जरूरत पड़ती है, और किसान जो है तभी, क्योंकि किसान राजस्व देंगे और राजस्व तभी दे पाएंगे जब वो खुशहाल रहेंगे। ठीक, तो अच्छे से खेती कर पाएंगे। इसके बाद है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं, तो भीतरी तो उनके आस मतलब अंदर की सीमा जो उनके शासन में है, और बाहरी सीमा मतलब जो उनके दायरे से बाहर की है। इसके बाद मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। इस आपके विचार से में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे इसका क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए दिल्ली सुल्तानों ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी थी। ठीक, क्योंकि दिल्ली सुल्तान ने क्या कर दी थी, अपनी स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी थी। वो जगह जगह पर टुकड़ियों के साथ भेजते थे। ठीक है, मुक्ति वो सब। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, और मैं आगे से और ध्यान रखूंगी कि आपको और इजीली तरीके से ये चैप्टर्स की व्याख्या दूं। तो इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको वीडियो मिलने में मतलब आसानी हो, और इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़ाए थे वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वो सब भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।